Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we'll take the third lesson from polity. Judiciary, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? जैसे हमने कहा सरकार के 3 अंग होते हैं। एक तो न्यायपालिका है, एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का काम है सरकार चलाना। कार्यपालिका का मतलब है जो सरकार है वो कार्यपालिका है, और जो विधायिका है वो कानून बनाती है, जिसे हम संसद कहते हैं। और तीसरा स्तंभ है सरकार का, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या काम करती है? न्याय देती है, जस्टिस देती है। इसमें आते हैं न्यायालय। कौन कौन न्यायालय हैं? एक तो है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये दिल्ली में है। और दूसरे कोर्ट होते हैं हाई कोर्ट, जो लगभग हर राज्य में हैं। कुछ एक राज्य को छोड़ करके, जो छोटे राज्य हैं, बाकी हर राज्य में अलग अलग हाई कोर्ट हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट, और उसकी एक बेंच है लखनऊ में। ऐसे ही महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई कोर्ट है, बिहार का पटना हाई कोर्ट है। लेकिन कुछ एक ऐसे राज्य हैं जो छोटे राज्य हैं, जिनके पास कोई हाई कोर्ट नहीं है, तो वहाँ पे अगल बगल के जो बड़े राज्य हैं वहाँ के हाई कोर्ट काम करते हैं। जैसे अंडमान निकोबार में मद्रास हाई कोर्ट देखता है, लक्षद्वीप में केरला हाई कोर्ट देखता है। इस तरीके से तो ये सर्वोच्च न्यायालय क्या है? देश का ये सबसे बड़ा न्यायालय है। इसके बाद में कोई अपील नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके बाद में कोई न्यायालय नहीं है। तो देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एक शीर्ष न्यायिक संस्था है। शीर्ष का मतलब है इसके बाद में कोई न्यायालय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। उसके बाद में आते हैं हाई कोर्ट्स, और उसके बाद में आते हैं लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट हुए हैं जैसे जिला में जिला न्यायालय जो होते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय जिले के अंदर में। और उसके बाद में तमाम और छोटी छोटी अदालतें होती हैं, मुंसिफ के न्यायालय, ऐसे। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये सर्वोच्च न्यायालय है। इसके बाद में कोई न्यायालय नहीं है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसको हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और कई तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। तदर्थ का मतलब एडहॉक। वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 15 फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार ऐसा है। देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां कैसे की जाती हैं। अनुच्छेद 124 में ये प्रावधान है कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करेगा, सलाह करेगा, जिनको आवश्यक समझे। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह करेगा। तो इस तरीके से जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 124 में दिया गया है। ये नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है? उस सर्वोच्च न्यायालय के ही और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हीं से परामर्श करके। इसको हम कहते हैं कोलेजियम सिस्टम।
यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है और उसके जो वरिष्ठ 4 और न्यायाधीश हैं, जज हैं, उनका एक ग्रुप होता है, कोलेजियम कहते हैं उसको, और उनकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति किसी को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 65 साल तक, जब तक वो 65 साल के न हो जाएं तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। योग्यता यानी कि कौन आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, उसकी योग्यताएं क्या हैं? वो भारत का नागरिक हो, ये पहली शर्त है। वो भारत का नागरिक हो, ये पहली शर्त हो गई। उसके बाद में किसी न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या एक अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकील रहा हो, अधिवक्ता, या राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधि वेत्ता हो। तो ये कुछ शर्तें हैं कि या तो 5 साल तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या 10 साल तक वकील रहा हो उच्च न्यायालय में, या राष्ट्रपति की नज़र में वो कानून का ज्ञाता हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाएगा। ये तो हो गई नियुक्ति की बात। सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार है, अधिकार क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। एक है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 131 के तहत। ये बहुत ज़रूरी है। ये राज्यों के बीच में विवाद के मामले में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है। यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश का और केंद्र के साथ में कोई विवाद हो जाए, या केरला का और केंद्र सरकार के बीच में कोई विवाद हो जाए टैक्स को लेकर के या कोई अन्य मामले को लेकर के, कई बार ऐसा होता है विवाद हो जाता है, तो जो प्रथम अपील की जाएगी वो सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। और इसी बात को कहा गया है ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। इसके अलावा किसी कोर्ट में नहीं किया जा सकता है इस मामले को। यानी कि जो केंद्र के और राज्य के विवाद होते हैं उनको सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही उनका निपटारा किया जाएगा, और इसको कहा गया है कि ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। उसके बाद में उसका क्षेत्राधिकार आता है रिट जारी करना, अनुच्छेद 32 के तहत। ये फंडामेंटल राइट को हम पढ़ते समय देखे हैं कि कई बार फंडामेंटल राइट का अगर कोई उल्लंघन होता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 में, तो सीधे कोई व्यक्ति फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और हमने उस समय बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रिट जारी करेगा। जैसे किसी आदमी को गायब कर दिया जाए तो हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट कि उस आदमी को प्रस्तुत किया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय में ये शक्ति है कि वो रिट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय इसी तरीके से रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट इन्हीं फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में उच्च न्यायालय रिट जारी करेगा। ये ध्यान रखने की बात है कि रिट दोनों कोर्ट जारी कर सकते हैं, यानी हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जारी करेगा 226 अनुच्छेद के तहत। अगर कोई फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो किसी व्यक्ति का,
फिर आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 36 तक। अपीलीय का मतलब कोई अपने मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अपील कब की कर सकता है? ये वह अधिकार हैं जब कोई हाई कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट ना हो, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद में सीधे सुप्रीम कोर्ट ही आता है, तो उस समय अपील किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी भी छोटे मामले को उठा करके सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सके, ऐसा नहीं है। जब निचली अदालत कोई निर्णय दे दे और उससे कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो हाई कोर्ट में जाता है, और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद में भी अगर संतुष्ट नहीं होता है तब उसे अपील का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में मिलता है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अधिकार नहीं मिलता है। डायरेक्ट अधिकार केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के तहत कोई व्यक्ति जा सकता है बस। तो इसमें सिविल और फौजदारी के मामले। सिविल मामले कौन है? जैसे चोरी हो गया, झगड़ा हो गया, छोटे मोटे, ये सिविल मामले आते हैं। फौजदारी हो गया जैसे कोई मर्डर हो गया या कोई और उस तरीके से मारपीट वाले मामले हैं। तो ये सिविल और फौजदारी दोनों मामले जो उच्च न्यायालय ने सुनाए हों और उनके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मामले को ले जाने के लिए एक और तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट विशेष इजाज़त दे दे। भारत के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध अगर उसने कोई निर्णय दिया है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। फिर आता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ये सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत जरूरी काम है, सलाहकारी। अनुच्छेद 143 के तहत आता है ये। यानी सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है किसी मामले पर। कौन से मामले? जो संवैधानिक मामले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज हैं, उनमें राष्ट्रपति अगर सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें सलाह देगा। जैसे कोई कानून का मामला है, कोई संविधान के अधिकारों का मामला है, तो इस तरीके से अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है कि इस पर क्या किया जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सलाह देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को। आता है न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। जो न्यायाधीश बन गए हैं उनको हटाया कैसे जाएगा? ऐसा नहीं कि जो न्यायाधीश बन गया वो बना ही रहेगा। उसको राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। इसके लिए एक विशेष प्रस्ताव संसद में प्रत्येक सदन के संबोधन के बाद पारित किया जाएगा। इसमें सदन की कुल सदस्य की संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत का समर्थन जरूरी है। तब 2/3 का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि उपस्थित और मान लीजिए टोटल 400 सदस्य हैं, टोटल 400 सदस्य हैं और इसमें से इसका बहुमत चाहिए, तो बहुमत का मतलब आधे से ज़्यादा यानी 201 इतना होना चाहिए। और 201 में मान लीजिए कि 300 सदस्य आज बैठे हुए हैं, तो 300 बैठे हुए तो 2/3 का मतलब ये हुआ कि 2/3 यानी कि 200 लोग उस प्रस्ताव को समर्थन करें। ये हुआ 2/3 बहुमत। तब जा कर के उसे पारित माना जाएगा। यानी कि न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, उनको हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है। उसमें क्या प्रक्रिया है कि एक तो बहुमत होना चाहिए प्रेजेंट एंड वोट का,
जितने लोग मौजूद हों। दूसरा, उनमें 2/3 बहुमत से समर्थन मिलना चाहिए, अन्यथा न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकेगा। और उसके लिए कारण क्या है, कब ऐसा किया जाएगा? ये न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध होने के आधार पर ऐसी बर्खास्तगी के लिए राष्ट्रपति को पेश किया जाता है। संसद एक प्रस्ताव पारित करेगी कि कोई न्यायाधीश को हटाना है। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसका दुर्व्यवहार, कदाचार, मैलेफाइड एक्शंस और अक्षमता यानी इनकैपेबिलिटी, कि वो अब अक्षम नहीं है न्याय देने में। अगर ऐसी कोई बात आती है, दुर्व्यवहार के मामले आते हैं या अक्षमता के मामले आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाया जाएगा और उसके लिए संसद में ये प्रस्ताव पारित होगा 2/3 बहुमत से, और उसके बाद में उसको राष्ट्रपति को दिया जाएगा। राष्ट्रपति तब उसको हटाएगा। ये तरीका है जजों को हटाने का। आता है कि नेक्स्ट, संसद को एक शक्ति दी गई है कि वह एक न्यायाधीश के व्यवहार या अक्षमता की जांच करके साक्ष्य को प्रस्तुत करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। तो ये शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। अब उसके बाद में आता है उच्च न्यायालय। अभी हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट, अब देखते हैं उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट हैं। प्रत्येक राज्य के लिए संविधान में कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में? 25। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में 2013 में उच्च न्यायालयों का गठन किया गया है, जबकि तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में अस्तित्व में आया है। क्योंकि तेलंगाना राज्य कब बना है? 2014 में। तो राज्य बनने के 5 साल बाद में 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट अस्तित्व में आया। न्यायाधीशों की नियुक्तियां, यानी कि न्यायाधीश जो होंगे हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति कैसे होगी? तो इनकी नियुक्ति भी वैसे ही लगभग है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो इसमें नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। राष्ट्रपति सलाह किससे किससे लेगा? कोई हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करने के लिए एक तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उससे, जो जिस राज्य में, यानी मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी जज को नियुक्त करना है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो सलाह लेगा। और मान लीजिए कि वो जो जज को नियुक्त करना है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे सलाह लेगा। और उसके बाद में जिस राज्य में नियुक्त करना है, उत्तर प्रदेश में नियुक्त करना है, तो उनके राज्यपाल से सलाह लेगा। तब जा कर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इनके अतिरिक्त सर्वोच्च तथा अन्य जो उच्च न्यायालय हैं जिनसे वो आवश्यक समझे उनकी सलाह ले सकता है। ध्यान देने की ये बात है कि जो न्यायपालिका है ये राज्य में जरूर होती है लेकिन राज्य सरकार के अधीन नहीं होती है। न्यायपालिका एक तरीके से एक कंटिन्यूटी में काम करती है। जो सबसे ऊपर हो गया वो हो गया सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में है हाई कोर्ट और उसके बाद में है लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट जिला में होते हैं, जैसे हर जिले में जिला न्यायाधीश होते हैं, जिला अदालतें होती हैं। हाई कोर्ट कहाँ होते हैं? राज्यों में होते हैं।
लेकिन ये हाई कोर्ट राज्य में होते हुए भी राज्य सरकार के अधीन नहीं होते हैं। कोर्ट किसी भी राज्य में हो, लेकिन वो किसी सरकार के अधीन नहीं होते हैं। वो कभी भी सरकार के खिलाफ कोई निर्णय दे सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं लगभग वही योग्यता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, निचले अदालत में कम से कम 10 साल तक के न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या कम से कम 10 साल तक एक या अधिक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करना है तो उसके लिए जो व्यक्ति 10 साल तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो निचली अदालत में, निम्न न्यायालय में यानी निचली अदालत में 10 साल तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, या 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, तो उसको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। इनका जो पद होता है ये 62 साल तक अपने पद पर बने रहते हैं। ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो 65 साल तक रहते हैं, लेकिन ये 62 साल तक। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देता है। अगर कोई जज चाहे कि हमें त्यागपत्र देना है तो किसे देगा? वो राष्ट्रपति को देगा त्यागपत्र, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जैसे ही है। फिर आता है अब लोक अदालत। लोक अदालत क्या है? लोक का मतलब होता है जनता, यानी जनता की अदालत है ये। जनता की अदालत कैसे होती है? जैसे 4-5 लोग पंच बैठ करके और कोई निर्णय दे दें, कोई 2 आदमी का झगड़ा हो और 5 लोग मिल करके एक निर्णय दे दें कि इस तरीके से इसका निपटारा कर लिया जाए। तो ये लोक अदालतें लगभग ऐसे ही काम करती हैं। ये एक वैधानिक मंच है, कानूनी मंच है। ये समझौता करते हैं मैत्रीपूर्ण। जैसे बाकी जो कोर्ट हैं वहाँ पे वकील किए जाते हैं, वहाँ पे बहस होती है, लेकिन लोक अदालतों में ये समझा बुझा करके काम चलाने वाले हैं। जैसे गांव में कोई प्रधान या मुखिया निर्णय दे देते हैं कि इस तरीके से झगड़े समाप्त हो जाएं, ऐसे ही तो लोक अदालत इस तरीके से एक मंच है। इसका फ़ायदा क्या है कि मुकदमेबाजी से पहले सुलह और निर्धारण के लिए जल्दी न्याय मिल जाता है। अदालतों में 10-20 साल मुकदमे चलते रहते हैं और उसका कोई निर्णय नहीं होता है, लेकिन लोक अदालतें तत्काल निर्णय दे देती हैं। जैसे पंच तुरंत निर्णय दे देते हैं, जो निर्णय हो गया वो हो गया, ऐसे ही लोक अदालतें हैं। भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में लोक अदालतों का गठन किया गया था। तो सबसे पहले लोक अदालत कहाँ बनी थी? महाराष्ट्र में बनी थी। ध्यान रहे कि जो लोक अदालतें हैं वो कोर्ट से बिल्कुल अलग टाइप की काम करती हैं। इनमें कोई वकील नहीं होता है। इसमें कुल मिलाकर के जो समझौता कराया जाता है, मैत्रीपूर्ण समझौता कराया जाता है। अब देखते हैं कि शपथ और त्यागपत्र। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? ये ध्यान रखने की बात है कि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। और अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और अगर ये त्यागपत्र देगा तो राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल को कौन शपथ दिलाएगा? जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और अगर राज्यपाल को इस्तीफा देना है तो किसे देगा? वो राष्ट्रपति को देगा।
मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को ही वो त्यागपत्र देगा, अगर त्यागपत्र देना है तो मुख्य न्यायाधीश को। आता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ये महान्यायवादी क्या है? न्याय का मतलब है न्याय देने वाला, वादी, जो ऐसा वकील जो सबसे बड़ा वकील हो, वो कौन होगा? अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी, इसको इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सरकार का वकील होता है। जैसे अगर केंद्र की सरकार का कोई मामला होता है किसी राज्य से, तो केंद्र की सरकार का पक्ष रखने के लिए जो वकील जाएगा वो महान्यायवादी जाएगा, तो उसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल। ये सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक राष्ट्रपति खुश है उस आदमी से तब तक के उसको अपने पद पर बना रखेगा, उसके बाद में उसको हटा देगा। यानी कि एक तरीके से ये प्लेजर प्रिंसिपल कहते हैं कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक अटॉर्नी जनरल अपने पद पर बना रहेगा। अटॉर्नी जनरल का काम क्या है? ये केंद्र सरकार का वकील होता है। अगर हम साधारण भाषा में समझे तो ये केंद्र सरकार का वकील होता है। केंद्र सरकार के जितने मुकदमे होते हैं, जितने मामले होते हैं, जिस भी कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष मांगा जाएगा तो केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए उनका वकील जाएगा, यानी कि वो महान्यायवादी जाएगा, अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी संसद या मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। केवल ये विधि अधिकारी है, संसद या मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। अब है कि अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी किसको बनाया जा सकता है? क्योंकि ये केंद्र सरकार का वकील है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी है ये केंद्र सरकार का, तो इसकी योग्यता वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। जो आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है वही केंद्र सरकार का वकील यानी कि अटॉर्नी जनरल बनेगा, महान्यायवादी बनेगा। ये ध्यान रखने के लिए है। और 21 आर्टिकल के तहत संविधान के अनुच्छेद 76 में ये दिया गया है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। राज्यों में इसी प्रकार से जो राज्य सरकार का जो वकील होगा कि सरकारी वकील, उसको कहेंगे एडवोकेट जनरल, इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अब आ जाता है राज्य की कार्यपालिका पर। जैसे अभी हमने देखा था इसके पहले केंद्र की, संघ की कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब भी हमने बताया कि कार्यपालिका कौन? सरकार। तो ऐसे राज्यों में राज्य सरकारें हैं। राज्य सरकार के तहत आते हैं राज्यपाल। जैसे केंद्र सरकार में था राष्ट्रपति, वैसे यहाँ पर है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? जैसे राष्ट्रपति का तो चुनाव होता है, लेकिन राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है, इसको राष्ट्रपति सीधे नियुक्त कर देता है। यह राज्य का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होता है। जैसे केंद्र सरकार राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है, केंद्र सरकार अगर चलती है तो राष्ट्रपति के नाम से, वैसे ही जो राज्य की सरकार चलती है वो राज्यपाल के नाम पर चलती है। मुख्यमंत्री मुखिया राज्य का नहीं होता है, केवल वो काम करता है। मुख्य मुखिया जो है राज्य का वो राज्यपाल ही होता है। राज्यपाल के नाम से ही राज्य का शासन चलाया जाता है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या शर्त है? कि वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो,
जो व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा भारत का वो नागरिक हो, उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है जहाँ का वो राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जैसे केरला के राज्यपाल नियुक्त किए गए आरिफ मोहम्मद, वो उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन उन्हें वहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया। यानी कि जिस राज्य का राज्यपाल जिसे नियुक्त करना है, तो राज्य, यह जरूरी नहीं कि उसी राज्य का निवासी हो, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब अभी हमने बताया कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो तब तक के, इसको प्लेजर प्रिंसिपल कहते हैं। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए, लेकिन बीच में भी राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान वह केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त परामर्शदाता की सहायता से सीधे तौर पर प्रशासन को चलाता है। अगर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा तो जो राज्यपाल वहाँ का होगा केंद्र सरकार के परामर्शदाताओं के मदद से वो प्रशासन को चलाएगा। कब? जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तब। राज्यपाल की शक्तियां देखते हैं क्या हैं। विधायी शक्ति, विधायी का मतलब कानूनी शक्ति। जैसे अभी हमने देखा था कि राष्ट्रपति जब तक के किसी विधेयक पर साइन नहीं करेगा तो कानून नहीं बनेगा। ऐसे ही राज्य में भी है। राज्य में अगर विधानसभा ने कोई विधेयक को पारित कर दिया है तो राज्यपाल जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक कि वो कानून नहीं बनेगा। तो ये विधायी शक्ति है राज्यपाल की, कानूनी शक्ति है, यानी कानून बनाने की शक्ति है। ये विधानमंडल की बैठकों के लिए समय और स्थान तय करता है। कौन? राज्यपाल। और बुलावा भेजता है उनको कि सत्र अब चालू होना चाहिए। वह वर्ष में एक बार सत्र के आरंभ में विधानमंडल की बैठकों को संबोधित करता है। जब पहली बार एक साल के पहली बार जब बैठक शुरू होगी तो राज्यपाल संबोधित करेगा। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर उसकी स्वीकृति होनी आवश्यक है। बिना उसकी स्वीकृति के कोई कानून नहीं बनेगा। विधानमंडल के द्वारा जो पारित कोई विधेयक है उसकी स्वीकृति आवश्यक है। राज्यपाल किसी विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है और उसको रोक भी सकता है। जैसे राष्ट्रपति के केस में हमने देखा था कि वो पॉकेट में अपने रख ले तो जेबी वीटो कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। सस्पेंशन वीटो, जब वो कोई निर्णय न दे, निलंबनकारी वीटो है। और एक था आत्यंतिक वीटो। तो इसी तरीके से जो राज्य का राज्यपाल है वो भी, उसके पास भी ये शक्तियां हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। एक बार विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी कर सकता है। जो गवर्नर होगा वो एक तो विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, एक काम कर सकता है, और दूसरा उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भी आरक्षित कर सकता है। ये गवर्नर का एक अतिरिक्त गवर्नर की एक शक्ति है। जब विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो अध्यादेश लागू कर सकता है। ये हमने उस समय भी बात की थी जब राष्ट्रपति के अध्यादेश ऑर्डिनेंस के बारे में हमने बात की थी। तो उसी तरीके से अगर कोई सत्र नहीं चल रहा है विधानसभा का और ज़रूरी है तो अध्यादेश पारित करने का काम राज्यपाल करेगा। कार्यकारी शक्तियाँ, कार्यकारी का मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी सरकार की जो शक्तियाँ हैं। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल।
और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल। जो यूपीपीसीएस है, इनके अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है यह राज्यपाल के द्वारा होती है। आपातकाल में यानी इमरजेंसी में केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है राज्यपाल। जैसे हमने बात की थी इमरजेंसी प्रोविजंस की, 352 के तहत, 356 के तहत, 360 अनुच्छेद के तहत 3 तरीके से इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं संविधान में। तो अगर 352 के तहत आपात है या 356 के तहत राष्ट्रपति शासन है, केंद्र के एजेंट के रूप में वो कार्य करता है। कौन? राज्यपाल। आता है वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स। राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जाएगा। अगर कोई धन विधेयक है तो सेम ये वैसे ही जैसे राष्ट्रपति के केस में केंद्र सरकार के मामले में होता है। न्यायिक या क्षमादान शक्ति। किसी दंड को ये क्षमा कर सकता है, वो उसका प्रविलंबन यानी कि उसको देरी कर सकता है, सजा में विराम कर सकता है, परिहार कर सकता है या लघुकरण कर सकता है। ये राज्यपाल की शक्तियां हैं, क्षमादान की शक्ति इससे कही जाती हैं। राष्ट्रपति की तुलना में 2 मामलों में कम है। एक तो मृत्यु दंड को राज्यपाल नहीं टाल सकता है। मृत्यु दंड अगर दिया गया है किसी को तो यह शक्ति राज्यपाल को नहीं है कि उसको क्षमा कर दे। वो यह राष्ट्रपति के केस में है। दूसरा, राज्यपाल को सेना न्यायालय के दंड आदेशों में क्षमादान की शक्ति नहीं है। यानी कि जो कोर्ट मार्शल, जो सेना का न्यायालय है, सेनाओं में जो दंड दिए जाते हैं, अगर उनमें किसी को दंड मिला है तो उसको माफ़ करने की शक्ति राज्यपाल में नहीं होती है, जबकि राष्ट्रपति में होती है। तो 2 मामलों में इसकी जो क्षमादान शक्ति है वो कम है। एक तो मृत्युदंड अगर दिया गया है, फांसी की सज़ा दी गई है, तो राज्यपाल उसको माफ़ नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। और दूसरा, सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल के केस में किसी को अगर कोई सज़ा हुई है सेना में, तो उसके दंड के आदेशों को क्षमा नहीं कर सकता है राज्यपाल। विवेकाधीन शक्तियाँ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स। ये अपने विवेक से काम करता है। ये क्या है? जैसे 356(1) के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है वो। ये कौन सा? कि इस राज्य की जो सरकार है ये संविधान के हिसाब से नहीं चलाई जा रही है। ये इसकी विवेकाधीन शक्ति है। जब राज्यपाल का मन कर जाए कि इस समय इस राज्य की जो सरकार है ये संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो ये 356 के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है और राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा उस राज्य पर। यह विवेकाधीन शक्ति है। यह मंत्रिपरिषद का इसमें समर्थन जरूरी नहीं है। जैसे और मामले में मंत्रिपरिषद जो होती है वो सलाह देती है राज्यपाल को, लेकिन ये जो विवेकाधीन शक्ति है ये अपने विवेक से इस्तेमाल करता है इन शक्तियों का। लेकिन ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति को ऐसी कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं प्राप्त है, राज्यपाल को है।